हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मैथ्स को लेकर के हम क्वेश्चन करते हैं। और इस सीरीज में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो पुलिस, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी या होमगार्ड या सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्जाम होता है जो उसमें इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी हो जाएगा, अग्निवीर या कोई भी एग्जाम जो है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। और कोशिश रहती है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो वो लगभग हर चैप्टर को कवर करते हुए चले, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस प्लस रिवीजन होता रहे। कुछ वीडियोस में या कुछ क्लासेस में क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे किसी चैप्टर से नहीं होगा तो वो अगली वीडियोस में या अगली क्लास में उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक एक करके सभी करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें वीडियोज यहाँ पर आने वाली है और लगातार आती रहेगी। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन को वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जैसे आप वीडियो शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नहीं होता तो उसको सॉल्यूशन देखेंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सिंप्लीफाई करना है इस वाली वैल्यू को, इन वाली वैल्यूज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, लेकिन ये 4th टाइप कैटेगरी में बने हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं काफी क्लास एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। करते कैसे हैं इनको? इनको करने के लिए कुछ फ्रैक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए कि उसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 2, सॉरी, अगर मैं नंबर लिखता हूं कोई भी, यहां पे मैंने लिखा 2 और उसके डिवाइड में 3 लिख दिया, तो आपको पता है ये फ्रैक्शन है, एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है। लेकिन ऐसे हो जाए कि एक नंबर 2 है और उसके डिवाइड में एक और फ्रैक्शन हो जाए, मतलब ऊपर नंबर है नीचे फ्रैक्शन है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऊपर एक नंबर हो, सॉरी, ऊपर एक फ्रैक्शन हो और नीचे एक नंबर लिखा हो। ऊपर एक फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन के नीचे एक नंबर है, तो ये भी केसेस हो सकता है। या फिर सबसे अलग और सबसे बड़ा केस ये हो सकता है कि एक फ्रैक्शन ऊपर लिखा हो और एक फ्रैक्शन नीचे लिखा हो। तो सबसे ज्यादा आसान भी यही होता है, जो साफ साफ दिखता है इसको कैसे सोल्व करना होता है वो समझते हैं। जब भी कभी आपको फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन लिखा हो तो आप इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे ऊपर, मतलब सबसे नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो लिखा जाएगा 10, 3 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा नीचे लिखा जाएगा 12। आंसर हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे ये 2 से कटता है तो काट देंगे, यानी कि इसका आंसर 5/6 लिखा जा सकता है। इस पूरे फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन लिखा है तो इसके वैल्यू 5/6 लिखा जा सकता है। इनको ऐसे सोल्व किया जाता है। अच्छा, आप कहेंगे फिर इसमें क्या करना है, इसमें तो हमें नीचे कोई फ्रैक्शन दिख ही नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसमें फ्रैक्शन बना लेंगे, इसके डिवाइड में 1 कर देंगे। जिसमें फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है उसके डिवाइड में 1 कर देंगे तो आ जाएगा। फिर सेम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ही होगी, बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच में होगी। तो 1 में 2 की मल्टीप्लाई 2, नीचे 3 गुना 4 12। क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे से वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी हो तो 1/6 आ जाएगी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन में जो यूज होता है वो यही वाला होता है। इस वाले क्वेश्चन में भी ये वाली प्रॉपर्टी ही यूज होती है। जब आपके ऊपर एक नंबर लिखा हो और नीचे एक फ्रैक्शन लिखा हो तो आप पहले तो वही कर सकते हैं, भाई इसको एक फ्रैक्शन बना सकते हैं, और ये फ्रैक्शन हमारा नीचे था ही। भाई अगर ऊपर फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है तो उसके डिवाइड में 1 लिख के फ्रैक्शन बना लेंगे। 4 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 1 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 रह जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर देखो सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है। इसको कैसे करना है, आपको सिर्फ एक स्टेप करना है, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, बस बात खत्म। 2 गुणा 4 हो जाएगा, डिवाइड में 3 रहेगा, तो इसकी वैल्यू होती है 8 में डिवाइड 3। अभी तो आया था ये वाला। अगर सिर्फ एक नंबर के नीचे फ्रैक्शन लिखा है तो जो सबसे नीचे वैल्यू लिखी है उसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर मतलब अभी क्वेश्चन नहीं सोल्व किया है, क्वेश्चन तो अभी करेंगे। अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि पहले इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लेता हूं।
ये क्वेश्चन हमेशा सबसे लास्ट में देखो, इनकी ट्रिक्स भी होती है, लेकिन वो कभी कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है आपके लिए। इसलिए एक छोटा सा तरीका है, उसको ध्यान रखेंगे, फिर आपको किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि नीचे से आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 जोड़ देंगे, यानी कि इस नीचे वाली फ्रैक्शन की जगह लिख सकता हूं 9/5। ये आपको आता होगा। 1 + 4/5 को कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे 5 में 1 की मल्टीप्लाई 5, 5 में 4 जोड़ दूंगा तो 9/5 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में अभी तो देखो ये वाला था, ये वाला नंबर था, फिर ये ऊपर 2 था, ये 1 था, प्लस ये 3 था, और इस नीचे वाले वैल्यू को 9/5 लिख सकता हूं। तो 9/5 लिखूंगा, 5 तो फिर से ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी। तो इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू को मैं फिर से सोल्व कर दूंगा। इस वाली वैल्यू को अगर मैं फिर से सोल्व करूं, इस वाली वैल्यू को अगर फिर से सोल्व करूं, तो ये बन जाएगा, देखो 1 ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा 15। आप चाहे तो इसको 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि ये अब कितना है, ये है 1 + 5/3। ऐसे लिखा है, ये 3 से 9 कट चुका है, काट सकते हैं यहां पर भी। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5, इसको लिख सकता हूं 8/3। 8/3 हो जाएगा, तो इसको मैं 8/3 लिखूंगा। जो डिवाइड बाई 3 है वो फिर से ऊपर आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो इस 2 से इसको फिर से काट सकते हैं, ये 4 आ जाएगा। तो 1 + 3/4 ये आंसर हो जाएगा। इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, 4 में 1 की मल्टीप्लाई 4, 3 जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा 7 के डिवाइड में 4, ये आंसर हो जाएगा। ये अभी आपको देखने से लग रहा होगा, बट है काफ़ी आसान। जब आप इसके 2, 4, 10, 8 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद आपकी जो है ट्रिक्स की तरह काम करेगा। बहुत सारे स्टेप्स आप खुद ब खुद छोड़ देंगे और क्वेश्चन 1-2 लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो क्या करना है, मैंने इसका बेस भी बता दिया कैसे किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी, आप में से कोई भी या आपका कोई भी फ्रेंड हो, आपका कोई भी रिलेटिव है, अगर वो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो जोग्ट एकेडमी में बैंकिंग का फाउंडेशन बैच जो यहाँ पर लाया गया है, जो बिल्कुल फाउंडेशन से होगा। जिसने पहले नहीं भी पढ़ा है, जिसने पहले पढ़ा भी है, उन सब के लिए है। जैसे कोई सब्जेक्ट उनका वीक है तो उसके लिए स्पेशल क्लासेज या डाउट क्लासेज अलग से ली जाएगी, जिससे कि उनको फाउंडेशन का मतलब वही होता है कि जो चीज़ें नहीं आती है वहाँ से पहले सबको इक्वल करे, उसके बाद फिर उस पर एक बिल्डिंग खड़ी की जा सके। अगर आपको इस बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो नंबर आपको दिख जाएगा, मैं बता दूंगा नंबर यहाँ पर, और बाकी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोबारा, ये वाला नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको 9816064475। यहाँ पे भी दिखा है, किसी भी तरफ से भी देख सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। एक बार पहले आप डेमो क्लासेज लेकर के देखिए, 3 दिन का फ्री डेमो क्लासेज है, उसमें आप बैठिए और फील करिए कि प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे जिन चीज़ों, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स से डर ही लगता है कि मैथ्स तो होगा ही नहीं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है, आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता है, उन पे थोड़ा सा काम करना होता है। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था, और वो बाद में एक बैंक की एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आप में से कोई भी हो या आपका कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो उसके बारे में इसको जरूर बताना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें कहा कि इसको सोल्व करिए फिर से, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है तो कर देते हैं। इसने लिखा कि 9√x है इक्वल टू, ये √12 है, ओके √12 है, प्लस √147 है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रूट को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मैंने क्लास में भी समझाया है, एक बार बैठ के देखिए क्लास के अंदर कि ये कितने आसान होते हैं। बस थोड़ा सा आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये रूट क्यों लगाया गया है। इनका थोड़ा सा पावर का मतलब होता है, समझना होता है, बेस सेम होता है, इस स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, अंदर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें जो है अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये एक गेम की तरह आपको फील होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इस चीज को तो कुछ नहीं करूंगा, मैं 9√x लिख लूंगा, लेकिन आप देखेंगे इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको 4×3 लिखूंगा। मैंने 4×3 क्यों लिखा, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको सीधा 2√3 लिख दूंगा। ये कैसे आया है, ये जिनको समझना था समझ गए हैं, क्लास में देख चुके हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं समझाऊंगा आपको। 147 है तो हम देखेंगे इसको कितना लिख सकते हैं,
7 इंटू 7 इंटू 3, यानी कि 49 इंटू 3 होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है √3 बचेगा। जब मैं देखेंगे यहाँ पर इन दोनों की यूनिट सेम है, इसका मतलब ये ऐड तो हो सकता है। तो 9√x इक्वल टू हो जाएगा 7 और 2 9√3 के इक्वल आ जाएगा। इक्वल के दोनों तरफ 9 की मल्टीप्लाई है तो ये 9 तो कट ही जाएगा। इसका मतलब होगा कि √x इक्वल टू है √3 की। आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, या दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और x की वैल्यू 3 आपके सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा, x की वैल्यू 3 होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ऑफ द 3 नंबर्स, अगर हमारे पास 3 नंबर है, उन 3 संख्याओं जिनका औसत 60 है। तो पहले तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी है तो इस लाइन का मतलब क्या हो? इस लाइन का मतलब है कि 3 नंबर है, कोई भी आप ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए, पी क्यू आर ले लीजिए, कोई भी 3 नंबर का अगर एवरेज 60 है तो उनका सम कितना होगा? तो आप कहेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं भाई। मैंने 3 नंबर ले लिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों नंबर को मैं एवरेज निकालूंगा तो ऐसे तो निकलेगा। 3 नंबर का एवरेज एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबका सम डिवाइड बाई नंबर्स। 3 नंबर है मेरे पास, तो अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो इन तीनों को जोड़ूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा और इनका एवरेज 60 दिया है। 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से एक चीज तो मुझे पता चल गई कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 के इक्वल होगा। 60 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो 180 आएगी। यहां तक बात हमने देख ली है। फिर आगे इसने क्या कहा है, इसने आगे जो कह दिया है, इसने आगे कहा है कि पहली जो संख्या है अन्य दो संख्याओं के योग का 1/4 है। पहली संख्या तो a है, पहली संख्या क्या है, a है, पहली संख्या a है। और पहली संख्या जो है वो दो संख्याओं के योग, यानी कि b और c जो बाकी की दो संख्याएं हैं उनके योग का 1/4 तो ये होता है। पहले वाली संख्या जो है वो दो संख्याओं के योग का 1/4 है। तो इस 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करूंगा तो 4a इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी के। तो आप कहेंगे इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मैं इसको यहां पे लग सकता हूं। b प्लस सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4a। तो ये a तो मेरे पास यहां पे था ही ऐसे, b प्लस सी की जगह लिख सकता हूं 4a। तो यहां पर मैंने 4a लिख दिया और ये इक्वल आ जाएगा 180 के। 4a में a जोड़ूंगा तो ये भी पता है भाई 5a आएगा, 180 हो जाएगा इक्वल में। a की वैल्यू निकालूंगा तो 180 को इधर 5 से डिवाइड करूंगा और इसकी वैल्यू आ गई 36। यानी कि पहला नंबर जो है a वो 36 आया है। और उसने पूछा भी यही है कि पहली संख्या आप मुझे बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर पहला नंबर पूछा है तो उसकी वैल्यू 36 हो जाएगी। ये तो हो गया, ठीक है, आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि अगर 3 नंबर मैं यहां पे ले रहा हूं, 3 नंबर में ले रहा हूं यहां पे, और इसने कहा कि 3 नंबर का एवरेज 60 है, 3 नंबर का एवरेज 60 है, तो मतलब इन तीनों नंबर्स का सम 180 होगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन पढ़ते ही अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको कि अगर नंबर 3 है और उनका एवरेज 60 है तो एवरेज में नंबर की मल्टीप्लाई करते ही उन सभी नंबर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने कहा कि जो पहला वाला नंबर है, ये पहले वाला, ये इन दोनों संख्याओं के योग का 1/4 है। 1/4 का मतलब कि अगर इन दोनों संख्याओं का योग 4 होगा तो इसका 1 ही होगा। भाई ये जो संख्या है ये इन दोनों के योग का 1/4 है। तो इन दोनों का योग मैंने 4 मान लिया, तो 4 का 1/4 होगा तो 1 होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप यहां पे देखेंगे इन तीनों नंबर्स का सम कितना होगा, इन तीनों नंबर्स का सम मुझे दिख रहा है 5, लेकिन सम नंबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो 5 की वैल्यू 180 करूंगा, 1 की वैल्यू 180 डिवाइड में 5 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। और इसने यही तो पूछा है कि पहले वाला नंबर बताइए, तो पहले वाले नंबर की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 36 आई है। आप कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कौन सा, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कुछ भी आपको पूछना होगा तो बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक नाव है 1 घंटे में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी करती है। आपको पता है जब धारा के ऑपोजिट जाती है जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, जब नाव अपस्ट्रीम जाती है उसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल दिशा में अपस्ट्रीम जाती है। नाव ऊपर को जाती है, पानी नीचे को बह रहा है, उसको बोलते हैं प्रतिकूल दिशा। तो हम उसको ऊपर लिखते हैं हमेशा, ठीक है, प्रतिकूल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रतिकूल कहाँ पे लिखा है, प्रतिकूल सॉरी अनुकूल है ये, चलो ठीक है, ऊपर लिखते हैं हम हमेशा, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऊपर, विपरीत दिशा में लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में विपरीत दिया है ना, तो विपरीत लिख लेते हैं। विपरीत लिख सकते हैं, प्रतिकूल लिख सकते हैं, अगेंस्ट लिख सकते हैं, और अपस्ट्रीम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ये धारा के अनुकूल है, ठीक है भाई, ऊपर विपरीत होता है, नीचे अनुकूल होता है, और शांत जल होता है बीच में, जिसको स्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भी साथ साथ समझते रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर। इसको हम प्रतिकूल भी बोलते हैं, विपरीत भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इनके सामने हम हमेशा क्या लिखते हैं, आप सभी को पता है, इनके सामने हम स्पीड लिखते हैं। तो इसने कहा कि 20 किलोमीटर जाती है, कितने में, 1 घंटे में तय करती है। तो इसका मतलब 1 घंटे 20 किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी, नाव की जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, वो कितनी होगी, वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत अगर जाना है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, भाई इतनी ही दूरी का मतलब 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो हमें ऊपर जाने की स्पीड लिखते हैं। ऊपर जाने की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा तो ऊपर जाने की जो स्पीड होगी वो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो लोग पढ़ चुके हैं वो मुझे 2 सेकंड में बता देंगे कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी। हमेशा इसको उसको जोड़ के आधा करेंगे, तो 10 और 20 को जोड़ूंगा 30, 30 का आधा करूंगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्पीड आएगी ये शांत जल में आएगी। किसकी स्पीड होती है, नाव की स्पीड होती है, क्योंकि शांत जल में पानी की कोई चाल नहीं होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं, शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि पानी की चाल कितनी है, स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, तो वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाना था और क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि एक ट्रेन जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलते हुए स्थान x से y की तरफ, स्थान x से जाती है किसकी तरफ, y की तरफ। स्पीड है उसकी कितनी, स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, और 4 घंटे में वहां पर पहुंच जाती है, 4 घंटे में पहुंच जाती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, भाई अभी तो स्पीड कितनी थी, 55 थी, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दें तो आप कहेंगे फिर तो इसकी स्पीड 60 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर ये स्पीड को बढ़ा दे 5 किलोमीटर, या क्वेश्चन ये बना कि अगर ये 60 की स्पीड से जाए तो समय कितना कम हो जाएगा। अब इसको करने के फिर से बहुत सारे तरीके हैं, पहले तो मैं बेसिक से करता हूं। आप मुझे बताएंगे कोई भी ट्रेन है, यहां से चलती है, यहां जाती है 55 की स्पीड से, और उसको 4 घंटे लगते हैं, तो हम यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं। यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगता है भाई, डिस्टेंस इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए चाल में समय की गुणा कर देते हैं। चाहे तो गुणा करके लिख लीजिए, चाहे इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस को मैं जाऊं कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम कभी भी निकालना हो, दूरी लिखी जाएगी और उसके बटे में क्या करेंगे, दूरी के समय बटे में चाल कर देंगे। अब चाल कितनी चाल से जाना है, 60 की स्पीड से। 5 से करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, 5 से करूंगा तो 11 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 3। तो क्या मैं इसको 11/3 लिख सकता हूं, यानी कि इतने घंटे अब लगेंगे। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब वही डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, 11/3 टाइम लगेगा। तो इसने ये नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा, इसने पूछा है कि कितना टाइम कम लगेगा। तो कम लगने का मतलब पहले जितना लग रहा था उसमें से अब वाले टाइम को अगर घटा दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना कम लगा है। मतलब पहले कितने घंटे लग रहे थे, पहले लग रहे थे 4, इसमें से 11/3 घटा देता हूं भाई, तो इसका आंसर आएगा 3 में 4 की गुणा 12, 12 में से 11 घटाऊंगा 1/3 घंटे कम लगेंगे। और इनको मिनट्स में बनाना है क्योंकि ऑप्शन मिनट्स में है, तो 60 की गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वो नहीं है कि आप छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे उसको करके खुश हो जाएंगे। अगर आप इन वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं मतलब आप कोई भी उस लेवल तक के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, चाहे जैसा मर्जी पेपर आपका आएगा। आप छोटे छोटे क्वेश्चन करके खुश मत होना, क्योंकि एग्जाम में फिर क्या होने वाला है ये सबको पता है। अगर उसको 20 मिनट लगे, दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन में चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे देखेंगे गति चलते हुए x से y तक 4 घंटे में पहुंचती है, यदि इसी गति से चले तो बढ़ा जाए तो समय कितना लगेगा। यात्रा, क्या उसने डिस्टेंस को चेंज किया है? सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि उसने जब वो 55 की स्पीड से गई है ट्रेन, तब भी तो वो उसी दूरी पे गई है, और जब वो 60 की स्पीड से जाएगी, 60 की स्पीड का मतलब 55 में 5 बढ़ने के बाद, तब भी वो उसी दूरी पे जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैं फिर से कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट होती है आपको सिर्फ एक काम करना होता है कि स्पीड का रेशो उल्टा करना है टाइम का। कैसे करेंगे भाई? आपको बस इतना लिखना था क्वेश्चन में कि स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले स्पीड 55 थी, बाद में 60 की स्पीड से गई है, तो इनका रेशो कितना है? तो आप कहेंगे 5 से कट जाएगा 11, 5 से 12। तो अगर इनकी स्पीड का रेशो ये था तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 से 11 हो जाएगा, 12 से 11 हो जाएगा। तो कितना टाइम देखो, पहले कितना टाइम लग रहा था? 4 घंटे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है 4 घंटे। अब कितना टाइम कम लग रहा है? तो आप देखेंगे यहां पर कितना टाइम कम लग रहा है? एक टाइम कम लग रहा है। अगर 4 की वैल्यू 12 या 12 की वैल्यू देखेंगे, 12 की वैल्यू 4 थी, तो आप कहेंगे इसमें 1/3 की मल्टीप्लाई हुई है, तो मैं इसमें भी 1/3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ गया आंसर। और 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट्स, ये हमने अभी देखा है। ठीक है भाई, डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं। आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को देख के करके खुश हो रहे हो तो आप बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इससे अच्छा है एक बार बैठ के आराम से चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, फिर आपको जो एग्ज़ाम देना है आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ें को ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि 4 जो है 4 चटाई बुनने वाले हैं, 4 दिनों में 4 चटाई बुन देते हैं, उसी दर से अगर 8 चटाई बुनने वाले होंगे तो 8 दिन में कितनी चटाई को वो बुन देंगे। कुछ नहीं है भाई, कैसे फॉर्मूला होता है? अगर पहले आदमी थे 4, कितने दिन में? 4 दिन में कितनी चटाई बुनते थे? 4। और यही क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर 8 आदमी है तो 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे, यानी कि डब्लू जो है वो वर्क होगा। तो बस आ गया आंसर, 4 से 4 कट जाएगा, डब्लू इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो 4 इंटू डब्लू जो है वो किसके बराबर है? 64 के। तो डब्लू जो है 4 इसको आगे डिवाइड करेगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने वर्कर लगेंगे या कितने चटाई बुनने वाले होंगे? 16 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है? MDH वाला, M1 इंटू डी इंटू, ये वाला फॉर्मूला लगा है भाई, MDH मसाले। हाँ जी, MDH मसाले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वह धनराशि जो दूसरे वर्ष में, देखो ध्यान देखो ना, दूसरे वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 420 रुपए देती है। देखो क्वेश्चन समझो, इसने ये नहीं कहा कि 2 साल में 420 का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल में और दूसरे साल में, दोनों में अंतर है। जैसे मैंने किसी से पैसे ब्याज पे उधार लिए हैं 2 साल के लिए, तो मैंने 2 साल में कितने पैसे उधार दिए वो अलग क्वेश्चन है, और दूसरे साल कितने दिए, पहले साल का नहीं जोड़ना है, सिर्फ दूसरे साल में कितना ब्याज दिया है ये क्वेश्चन है। 2 साल का ब्याज नहीं पूछा है, दूसरे साल का पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम कर देंगे किससे भाई? या तो आप देखें ट्री मेथड से कर देते हैं। 5% जो है वो 1/20 होगा, 20 है तो 2 साल के लिए बनाऊंगा, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यानी कि क्वेश्चन जो है वो 4 से शुरू होगा, और इसका 1/20 करूंगा तो 20 आएगा, इसका 1/20 20, और इसका 1/21। ये है हमारा दूसरे साल का ब्याज। कितना दिख रहा है ये? 20 और 1 21। अगर दूसरे साल का ब्याज 21 है, लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है कि दूसरे साल का ब्याज 420 होना चाहिए, तो एक की वैल्यू जब 420 को हम भाग करेंगे 21 से, तो 21 दूनी 42, एक की वैल्यू 20 आई है, तो हम बता देंगे प्रिंसिपल कितना था, इसमें 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8, उसके बाद में 3 जीरो चिपका देंगे, और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है।
तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए या 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दूसरे साल का 420 होना चाहिए। क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, the cost price of an article is rupees 200 if 20% profit is made after giving 20% discount on the mark price। तो मार्क प्राइस कितना है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, तो आपको पता है क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, तो ये भाई क्रय मूल्य मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य लिखते हैं, जिनको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ये विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य को हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मार्क प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब क्या कहा इसने? इसने कहा क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य 200 रुपए है। ठीक है भाई, बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, इनको सबको चीज को बाद में फिट करना होता है। सबसे पहले परसेंटेज को फिट किया जाता है। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होगा, परसेंटेज को ध्यान से देखेंगे पहले। यदि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट हो, अंकित मूल्य पे 20% का ही होता है, अंकित मूल्य पर ही होता है डिस्काउंट, तो 20% कितना होता है? 1/5, यानी कि अगर डिस्काउंट होगा 5 से 4 हो जाएगा। बात को समझेंगे, 20% होता है 1/5, 1/5 का मतलब 5 रुपए की वस्तु पे अगर किसी वस्तु पे अगर 5 रुपए लिखा हुआ है तो वो 1 रुपए का डिस्काउंट देगा। मैं लिख देता हूं, 20% बराबर होगा 1/5, और डिस्काउंट करने का मतलब होगा किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 5 है तो 1 रुपए का डिस्काउंट होगा। अगर 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो बिकेगा कितने का? 4 का बिकेगा। और वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, फिर से 1/5 का लाभ, लेकिन लाभ तो प्लस होगा। इसका मतलब होगा कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो लाभ का मतलब वो बिकेगा कितने का? 6 का बिकेगा। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने रेशो में पढ़ा था, जब भी ऐसे रेशो लिखो, इस वाली वैल्यू को इधर लिख देते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुना 4 20 आ जाएगा, 6 गुना 4 24, और 5 गुना 6 30 आ जाएगा। आप यहां पे देखेंगे क्रय मूल्य कितना दिख रहा है? 20। इसने तो कहा है कि क्रय मूल्य 200 होना चाहिए। अच्छा, 20 की वैल्यू 200 होनी चाहिए, तो गुणा कर देंगे किसकी? 10 की हो रही है। अब भाई सब में 10 की ही मल्टीप्लाई होगी। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा उन सब में 10 की मल्टीप्लाई करके बता देंगे। इसने क्वेश्चन में कहा है कि अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य होगा 300 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन 300। अगर पूछता है कि विक्रय मूल्य बताइए तो 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? इसको और भी कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा एक तरीका होता है कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मार्क प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट 20 का है तो 100 में से कम करूंगा तो 20 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और इसमें क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा तो ये 120 हो जाएगा। 40 से अगर इसको मैं काटूंगा, 40 दूनी 180, 40 से करूंगा 40 से 120। कॉस्ट प्राइस कितना था? 200 था, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई हुई है, तो हम मार्क प्राइस में भी 100 की मल्टीप्लाई करके कह देंगे कि मार्क प्राइस भी कितना है? 300 है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको समझना कैसे है। सिर्फ ट्रिक्स रट रहे हैं या आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक से ज़्यादा काम नहीं चलता है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, टाइम बचता है, लेकिन वो तभी अप्लाई आप कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन के पीछे की कहानी पता होगा। क्वेश्चन में कहा होगा कि एक आदमी है, उसकी जो आय है वो 75% उसका खर्चा कर देता है। आपको पता है कि सबसे पहले हम इसको क्या देखते हैं? हमारे पास एक आय होती है जिसको इनकम बोलते हैं, उसमें से हम कुछ खर्चा कर देते हैं जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो हमारे पास बचता है उसको बचत बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई? सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर होगी किसकी? सेविंग्स के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी आदमी ने 75% खर्चा कर दिया, 75% खर्चा कर दिया, ओहो, लेकिन किसका? आय का। किसका खर्चा भाई? ये लिखा है देखो साफ साफ, आय का 75%, यानी कि जितनी भी आय होगी उसका 75% निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आय तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मैंने 100 मान ली। अगर उसकी आय 100 थी तो उसने 75, यानी कि 100 का 75% तो 75 ही होता है। तो अगर उसने अपनी आय का 75% खर्चा कर दिया तो बचत की है उसने 25% की, और 25% फिर से 25 ही आएगा, क्योंकि हमने इनकम को, आय को 100 माना है। फिर इसने आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया भाई? आगे क्वेश्चन में इसने कहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, उसकी जो आय है अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी भाई? 120 हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं है। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर देता हूं। अगर मैं इसके 10% वृद्धि करूंगा, 75 का 10% होता है 7.5, इसमें जोड़ूंगा तो आएगा 82.5। इसमें से इसको घटाऊंगा क्योंकि अब तो बचत यहां से आएगी ना। कोई आदमी अब 120 रुपए कमाता है, 82.5 खर्चा करता है, तो उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत है 37.5। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना? 12.5 और 20, नहीं 3.5, द 13, देन हाँ सर 37.5 आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें देखो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना हुआ है भाई? 12.5 इंक्रीज हुआ है। और कितने में से? 25 में से। यही बताया ना कि पिछली, ये पूछा है ना कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है, उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है। तो बचत इतनी थी, वृद्धि कितनी हुई है? 12.5 की। किससे हुई है? 25 से। गुणा कर देंगे 100 की। तो 12.5 से 25 कट जाएगा 2 बार, और 2 इसको काट देगा 50 बार। तो उसका आंसर हो जाएगा कि उसकी जो बचत है वो 50% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे 17.5 और ये 20 जो है मिलकर के 37.5 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप करने की कोशिश करना, नहीं होंगे तो बताएंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। बात करेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहा गया है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, ये रहा भाई हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी। क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है ए बी सी 3 लोग हैं, तो मैंने पहले ही लिख के रख लिया है, और जैसा जैसा ये कहता रहेगा हम इसकी बात मानते रहेंगे। इसने कहा कि ए जो है वो सी से 50% बड़ा है। जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। 50% बड़ा है तो मतलब 1/2 लेके कर सकते हैं, 50, 100, 100 लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50% है तो 1/2 लिख लेता हूँ। और 1/2 को ज़्यादा कैसे करते हैं? अगर ये 2 है तो ये 3 होगा। ए जो है 50% मैंने ज़्यादा कर दिया। फिर क्या कहा है कि जो बी है, बी भाई साहब जो है वो सी से 25% बड़ा है। यानी कि जो बी है वो सी से 25%। 25% बड़ा होने का मतलब कितना होता है? 1/4। और 1/4 का मतलब 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बी को 25% बड़ा करने का मतलब होता है 1/4 से बड़ा करना। तो 4 से 5 कर देंगे उसको। 4 से लेंगे किसको? सी को। अब आप दिक्कत यहाँ पे आपको ये हो सकती है कि यहाँ पे कहेंगे सर ये वाली दिक्कत तो गड़बड़ है कि यहाँ पे सी 2 था और यहाँ पे 4 है। तो मैं कहूँगा भाई इनको सेम कर लो बस, तभी आंसर आ जाएगा। सेम कैसे करेंगे? इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, हो गया सेम। ये भी 4, ये भी 4। लेकिन इसका दोस्त ये था, तो इसमें भी आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसके साथ इसकी दोस्ती थी, ऐसे नहीं कि अकेले अकेले 2 की मल्टीप्लाई कर लेगा, इसमें भी आपको करनी पड़ेगी। तो फिर आप कहेंगे ये तो 6 और 4 हो जाएगा। हाँ तो हो गया, ये 6 हो गया। देखो सारी चीजें बराबर हो गई। ए जो है वो 6 है, बी जो है वो 5 है, सी जो है वो 4 है। सारी कंडीशन ट्रू है। तो इसने कहा जो ए है वो बी से कितना ज्यादा है। ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो आप कहेंगे ए जो है वो बी से 1 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? 5 से। इंटू 100 करूंगा तो 1/5 का मतलब हो जाएगा 20% जो है वो ए जो है वो ज्यादा होगा बी से, 20% ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपिजम। ट्रेपिजम कैसे होते हैं भाई? आपने देखा होगा एक साइड होती है ऐसे, और नीचे एक बड़ी सी साइड होती है। इसको ऐसे पैरेलली इसको मिलाया जाता है, और इसको इसको पैरेलली ऐसे मिलाया जाता है। ये दोनों साइड पैरेलल होती है, दोनों साइड पैरेलल होती है। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन में? इसने यही तो कहा है। इसने कहा कि द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिजम आर इन द रेशियो 2:3। ट्रेपिजम की जो साइड्स है उसका रेशियो 2:3 है। तो ये तो देखो बड़ी साइड होती है, तो मैं इसको ले लूंगा 2x, साइड है 2x और ये हो जाएगी 3x। रेशियो है तो मैंने इसको 2x और 3x ले लिया, इनके साथ x लगा लिया। आप नहीं भी लेंगे तब भी आप समझ जाएंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 12। इन दोनों के बीच में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता हूं तो ये 12 सेंटीमीटर है। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली साइड पता है, नीचे वाली साइड पता है, इनके बीच में डिस्टेंस पता है 12 सेंटीमीटर है। इसका जो एरिया है आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको उसका कभी भी एरिया निकालना पड़ता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2
1/2, इन दोनों साइड्स को जोड़ देंगे यानी कि 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हाइट की, ये वाली जो हाइट है इसको हाइट बोलेंगे, जो इनके बीच की दूरी है ये 12, ये इसका एरिया होगा। लेकिन एरिया तो क्वेश्चन में लिखा है कि इनका एरिया तो 480 होना चाहिए था, तो मैं एरिया की जगह पे 480 लिख दूंगा, 2 से इसको काट दूंगा 6 बार, तो इधर 5 गुणा 6 30x, यानी कि 480 बराबर है 30x के। x को भी मैं यहाँ पे रखूंगा, 30 को उधर भेज दूंगा, तो 0 से 0 कटेगी, x बराबर आ जाएगा 16। x की वैल्यू अगर 16 आ गई कोई बात नहीं, इसने कहा कि लॉन्गर पैरेलल साइड कितनी होगी, तो एक पैरेलल साइड ये है एक ये है, तो मुझे तो ये लंबी लग रही है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो लॉन्गर वाली जो साइड आएगी वो आएगी 3 गुणा 16, यानी कि 48 सेंटीमीटर की जो साइड होगी वो बड़े वाली होगी। छोटे वाली पूछता तो 16 में 2 की गुणा कर दे तो 32 आ जाना था। अभी के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करना है क्योंकि इसने पूछी है बड़े वाली साइड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मेंसुरेशन से था ये 2D से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको करके खुद कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें कहा है कि मेटेलिक कौन है एक, उसको 30 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, हाइट उसकी 45 है, उसको पिघला करके स्फेयर बनाए गए हैं, गोले बनाए गए हैं, 5 सेंटीमीटर उनका रेडियस है, तो कितने वो गोले बनेंगे, इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये थे हमारे आज की क्लास। तो क्लास कैसी लगी आपको ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हुए मैं एक बार फिर से बता दूं, किसी को भी आपको, आपके फ्रेंड को, आपको रिलेटिव को, आपके पड़ोसी को बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है तो इससे अच्छा बैच आपको नहीं मिलेगा जो कि फाउंडेशन से बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन पे दिखा देते हैं फिर से, यह नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऊपर फिर से कर रहा हूँ मैं। अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो मैं आपको नंबर फिर से कह रहा हूँ, नंबर जो है वो है हमारे पास, नंबर है 9, एक सेकेंड, मोबाइल नंबर जो है वो कहाँ पे लिखेगा आपको, ये दिखेगा 9816064475। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बैच के बारे में पूछना है, टाइमिंग कब से हो रहा है कैसे नहीं, ये एड्रेस है यहाँ पर नियर वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज बस स्टैंड मंडी, आप एकेडमी विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। वीडियो आपको कैसे लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किसी और तरीके का आपको चाहिए, जैसा आप कहेंगे ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए जैसे वीडियो आएगी, क्योंकि आपको भी सबसे आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, सबसे आगे रहना पड़ेगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए चलना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।